कंडीशनल फॉर्मेटिंग सुनने में जितना मुश्किल लगता है, इसे समझना उतना ही आसान है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। एक तो होता है नॉर्मल फॉर्मेटिंग, जो हम सेल्स में अप्लाई करते हैं, जैसे सेल्स को हाईलाइट करना, सेल कंटेंट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, उसका कलर चेंज करना, अलाइनमेंट चेंज करना, ये सब नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आता है। हालांकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके भी आप सेल्स को डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल्स को हाईलाइट करने के पीछे एक कंडीशन या शर्त होती है, इसीलिए इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आपकी वर्कशीट में जिन जिन सेल्स में 50 से अधिक की वैल्यू स्टोर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो, तो यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प लेनी होगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही यूजफुल टूल है, जिसका इस्तेमाल करना आपको ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, तो आपके लिए या किसी के लिए भी उसे समझना बहुत मुश्किल होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप वर्कशीट में मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करते हैं, जिससे डेटा को समझने और उसे विजुअलाइज करने में ज़्यादा आसानी होती है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली एक्सेल में एक फीचर है, जिसका यूज़ करके आप सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से सेल्स में स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं, जिससे आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ और सीख पाएंगे। सो सीट 1 में हमारे पास ये शॉपिंग मॉल का CS डेटा है, जिसके फर्स्ट कॉलम में CS पर्सन या सेल्समैन का नेम है, और फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने उन्होंने कितनी सेल की, उसका डेटा हमारे पास इस वर्कशीट में मौजूद है। अब इस वर्कशीट पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं जनवरी मंथ के कॉलम में उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ जिनकी सेल 50,000 से ऊपर है, तो उसके लिए हम उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। आप माउस से ड्रैग करके सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका ये भी है कि जहाँ से सेल स्टार्ट है उस सेल को सिलेक्ट करें, फिर कीबोर्ड में Ctrl+Shift+डाउन एरो की दबाएं, इससे भी वो सभी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अब होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर कई सारे रूल्स शो हो रहे हैं, जैसे हाईलाइट, सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स एंड सो ऑन। अब चूंकि हमें सेल्स को हाईलाइट करना है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ सेल्स को हाईलाइट करने के कई सारे रूल्स दिए गए हैं। चूंकि हमें 50,000 से ऊपर की सेल्स वाली सेल्स को हाईलाइट करना है, तो हम ग्रेटर देन उन पर क्लिक करेंगे। अब इस बॉक्स में हमें 50,000 टाइप करना है। यहाँ से हमें फॉर्मेटिंग स्टाइल चूज करना है, जैसे लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट या नेम्ड। अगर आप इस फॉर्मेट को चूज करते हैं, तो सेल्स का बैकग्राउंड कलर लाइट रेड होगा और उसकी टेक्स्ट का कलर डार्क रेड होगा। ऐसे ही अदर फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं, जैसे येलो, ग्रीन एक्सेट्रा। और अगर आपको ये फॉर्मेटिंग स्टाइल्स पसंद नहीं आते हैं, तो आप कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ से कस्टम फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। फिल टैब से कस्टम बैकग्राउंड कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड में ओके पर क्लिक करें, फिर से ओके पर क्लिक करें। तो देखिए जनवरी मंथ के कॉलम में जिन भी सेल्स में 50,000 से ऊपर की वैल्यू स्टोर है, वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए अगर आप इसमें से किसी एक सेल के डेटा को चेंज करके कम कर देते हैं, चलिए मैं 9 को 3 कर देता हूँ, तो देखिए चूंकि क्राइटेरिया या रूल के हिसाब से इस सेल की वैल्यू 50,000 से कम है, तो इसका बैकग्राउंड कलर भी क्लियर हो चुका है। कहने का मतलब है चीज़ B, सेंड रेंज, कॉलम या रो में आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी, और फिर अगर आप उन सेल्स में सेल्स के डेटा में बदलाव करते हैं, तो सेल्स की फॉर्मेटिंग कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अगर हम फिर से हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएं, तो यहाँ देखिए और भी रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम वर्कशीट में सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे लेस देन है,
अगर आपको उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनकी वैल्यू किसी स्पेसिफिक नंबर से कम है, लेट्स से 20,000 से कम है, तो आप लेस देन रूल का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बिटवीन है, अगर आपको उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनकी वैल्यू 2 नंबर के बीच की है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 से 1 लाख के बीच की है, तो आप बिटवीन रूल का यूज कर सकते हैं। फिर है इक्वल टू, अगर आपको किसी एग्जैक्ट वैल्यू को हाईलाइट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 45,128 को हाईलाइट करना है, तो आप इक्वल टू रूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अगर आपको उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनमें कोई स्पेसिफिक वर्ड्स या कैरेक्टर इंक्लूडेड हो, तो आप इस रूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है अ डेट अकरिंग, अगर आपकी शीट में डेट्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ से yesterday, today, tomorrow, in the last 7 days, last week, this week, next week, last month, this month, next month की डेट को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट सेल्स रूट्स में लास्ट रूल है डुप्लीकेट वैल्यूज, तो अगर आपकी शीट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट रूल है टॉप बॉटम रूल्स, जिसमें फर्स्ट रूल है टॉप 10 आइटम्स। अगर आपको वर्कशीट की एक रेंज, कॉलम, रो या पूरी वर्कशीट में टॉप 10 आइटम्स यानी ऐसी 10 सेल्स जिनमें हाईएस्ट वैल्यू स्टोर है, उन्हें हाईलाइट करना है, तो आप इस रूल का यूज कर सकते। उसके लिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस कॉलम की जिन सेल्स में हाईएस्ट वैल्यू स्टोर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो चुकी है। और आप यहाँ से आइटम्स को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स में नेक्स्ट रूल है टॉप 10%। इसमें आप सेलेक्टेड डेटा के टॉप 10% आइटम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे ही बॉटम 10 आइटम्स यानी जिनकी वैल्यू लोवेस्ट 10 में आती है, वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। फिर बॉटम 10% यानी सेलेक्टेड सेल्स में वो 10% सेल्स हाईलाइट होंगी जिनकी वैल्यू सबसे कम है। फिर है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अगर आपको सेलेक्ट की गई सेल्स में एवरेज वैल्यू से ऊपर या नीचे की वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो आप इन दो रूल्स का यूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है, किसी भी कॉलम, रो या सेल्स की एक रेंज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए पहले आपको उस कॉलम, रो या सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट करना होगा, फिर आप उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स की तरफ पढ़ते हैं, जो है डेटा बार्स। यहाँ डिफरेंट कलर के डेटा बार्स दिए गए हैं। जिस भी कलर का डेटा बार आपको पसंद आए, आप उसे यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। डेटा बार्स आपकी हेल्प करते हैं वर्कशीट में लार्जर और स्मॉलर वैल्यूज का पता लगाने में। जैसे इस कॉलम में देखिए, जिस सेल में हायर नंबर है उसका डेटा बार बड़ा है और जिस सेल में स्मॉलर नंबर है उसका डेटा बार छोटा है। तो डेटा बार्स बेसिकली कलर्ड बार होते हैं जिनका यूज ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि सेल्स वैल्यू एक दूसरे के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी है। फॉर एग्जांपल, इस सेल में कलर्ड बार आगे तक है क्योंकि इस सेल में बाकी सेल्स के कंपैरिजन में हायर वैल्यू स्टोर है, बल्कि टॉप की सेल में कलर्ड बार बहुत छोटा है क्योंकि इस सेल में बाकी सेल्स के कंपैरिजन में लोअर वैल्यू स्टोर है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, जो है कलर स्केल। फॉर एग्जांपल, हम ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सेल्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपन पर क्लिक करें, कलर स्केल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें,
और ग्रीन येलो रेड कलर्स का प्रोटेक्ट करे। तो देखिए जिन सेल्स में हायर वैल्यू है वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, फिर जिन सेल्स में मीडियम वैल्यू है वो येलो कलर से हाईलाइटेड है, और जिन सेल्स में स्मॉलर वैल्यू स्टोर है वो रेड कलर से हाईलाइटेड है। ऐसे ही अदर पैटर्न के कलर स्केल्स हैं, जैसे रेड येलो ग्रीन, ग्रीन वाइट रेड एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है आइकन सेट्स। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर की हेल्प से हम वेरियस टाइप्स ऑफ आइकन्स जैसे एरोज, शेप्स, इंडिकेटर्स और रेटिंग आइकन्स को सेल्स में ऐड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सिलेक्टेड सेल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर्स की एक लिस्ट है जिसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें, देन सेलेक्ट आइकन सेट्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चूज करता हूँ डायरेक्शनल आइकन सेट्स को, यानी एरोज को। तो देखिए ग्रीन एरो साइन इस रेंज में हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, येलो मीडियम को और रेड एरो लोएस्ट वैल्यू को। और इन एरो साइंस के डायरेक्शन को आप देखिए, चूंकि ग्रीन हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर को है, वहीं येलो मीडियम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन है, वही रेड लोएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन नीचे को है। तो इससे बेसिकली आपके लिए हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज को पहचानने में आसानी होती है। ऑल्दो एरोज के बजाय आप अदर टाइप्स के आइकन सेट्स का यूज भी कर सकते हैं, जैसे शेप्स, इंडिकेटर्स और रेटिंग्स। कहने का मतलब है आप डिफरेंट सेट ऑफ आइकन्स का यूज करके हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट वैल्यूज को वर्कशीट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सेल में न्यू रूल ऑप्शन पर क्लिक करके कस्टम रूल भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आप क्लियर रूल्स ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अब या तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्टेड सेल्स में फॉर्मेटिंग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करके पूरी सीट में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। चूँकि हमें सिर्फ सिलेक्टेड सेल्स में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। देखिए एरो साइंस रिमूव हो चुका है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप वर्कशीट में कुछ सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। इसका जो मुख्य फ़ायदा है वो ये है कि इससे एक वर्कशीट में पर्टिकुलर सेल्स को आइडेंटिफाई करना ईजी होता है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ काम कर रहे हैं। सो आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और इसे हम एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं इस बारे में आप सीख चुके होंगे। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका इजी सॉल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। चलिए अब डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखते हैं। डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि किसी सेल या सेल्स के एक रेंज में किस प्रकार का डेटा या वैल्यू एंटर होनी चाहिए। यानी एक तरह से आप सेल्स में किसी भी प्रकार के डेटा को एंटर करने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा वैलिडेशन के माध्यम से इन सेल्स में ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि यूजर्स इन सेल्स में 100 से 500 के बीच के ही नंबर्स टाइप कर सकता है, और अगर कोई यूज़र इन सेल्स में 100 से कम या 500 से अधिक नंबर टाइप करता है तो उसे एरर शो होगा और वो डेटा एंटर नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से हमने यूज़र के लिए डेटा एंट्री को लिमिट कर दिया। डेटा वैलिडेशन के इस्तेमाल से आप यूज़र को इनवैलिड या इनकरेक्ट डेटा को सर्टेन सेल्स में एंटर करने से रोक सकते हैं। ये एक हेल्पफुल फीचर है, स्पेशली तब जब आपको अन्य लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल अपने टीम मेंबर्स के साथ वर्कशीट को शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि वो इररिलेवेंट या इनकरेक्ट डेटा शीट में एंटर कर। तो चलिए डेटा वैलिडेशन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक्सेल में बेसिकली आप डिफरेंट टाइप्स के डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नंबर्स के लिए डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, डेसिमल नंबर्स के लिए लगा सकते हैं, लिस्ट के लिए लगा सकते हैं, डेट के लिए लगा सकते हैं, टाइम के लिए लगा सकते हैं, और टेक्स्ट लेंथ के लिए डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले होल नंबर के लिए डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना सीखते हैं।
उसके लिए उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए जिनमें आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। अब डेटा टैब में जाएं और डेटा टूल्स ग्रुप में मौजूद डेटा वैलिडेशन कमांड पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आपको सेटिंग्स टैब में सबसे पहले वैलिडेशन क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। तो देखिए अलाउ के नीचे बने बॉक्स पर क्लिक करें। अब चूंकि हम होल नंबर के लिए वैलिडेशन क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं तो हम यहाँ से होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब डेटा बॉक्स में आपको कंडीशन सेलेक्ट करनी है। इसके लिए बिटवीन पर क्लिक करें। सबसे पहले बिटवीन ही है तो आप चाहते हैं कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच की वैल्यूज ई सेल्स में एंटर हो पाए तो आप बिटवीन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू टाइप करें। लेट्स से हम चाहते हैं कि सिर्फ 0 से 1000 के बीच की वैल्यू यूजर इन सेल्स में एंटर कर पाए तो हम ये टाइप करेंगे। अब ओके पर क्लिक करें। अब अगर मैं इन सेल्स में 1000 के नीचे की वैल्यू टाइप करता हूँ तो ये सेल्स डेटा कोड ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं 1000 से ऊपर की वैल्यू टाइप करूँ और एंटर की प्रेस करूँ तो देखिए हमें एरर्स हो रहा है। This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell। तो कहने का मतलब है कि अब इन सेल्स में हम या कोई भी अन्य यूजर्स सिर्फ 0 से 1000 के बीच के नंबर्स ही एंटर कर सकता है। चलिए दूसरी क्राइटेरिया या रूल को देखते हैं। बिटवीन कस्टमर तो हमने देखिए, फिर है नॉट बिटवीन। इसमें आप जिस भी नंबर को मिनिमम और मैक्सिमम में रखेंगे उनके बीच के नंबर्स की एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। हालांकि बाकी नंबर्स को आप टाइप कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ 100 to 500 टाइप किया तो इसके बीच के नंबर सिलेक्टेड सेल्स में हम एंटर नहीं कर पाएंगे। फिर है इक्वल टू। इससे आप सिलेक्टेड सेल में एक पर्टिकुलर नंबर ही एंटर कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 100 टाइप कर दिया तो सिलेक्टेड सेल में कोई भी यूजर 100 के अलावा दूसरा नंबर टाइप नहीं कर पाएगा। फिर है नॉट इक्वल टू। जिस भी नंबर को आप यहाँ टाइप करेंगे उस नंबर को आप सेल में नहीं एंटर कर पाएंगे। जैसे हमने लिखा 0 तो आप सिलेक्टेड सेल्स में 0 एंटर नहीं कर पाएंगे। फिर है ग्रेटर देन। जिस भी नंबर को आप यहाँ टाइप करेंगे उससे मैक्सिमम नंबर ही आप सिलेक्टेड सेल्स में एंटर कर पाएंगे। उससे मिनिमम नंबर आप यहाँ नहीं एंटर कर पाएंगे। फिर है लेस देन। जिस भी नंबर को आप यहाँ टाइप करेंगे उससे मैक्सिमम नंबर को आप सिलेक्टेड सेल्स में नहीं टाइप कर पाएंगे। फिर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। जिस भी नंबर को आप यहाँ टाइप करेंगे उसके बराबर या उससे अधिक बड़े नंबर को आप सिलेक्टेड सेल्स में एंटर कर पाएंगे। लास्ट है लेस देन और इक्वल टू। जिस भी नंबर को आप यहाँ टाइप करेंगे उसके बराबर या उससे छोटे नंबर को ही आप सिलेक्टेड सेल्स में एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम डेसिबल नंबर्स के लिए डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस लगाना सीखते हैं। आप में से जिनको नहीं पता तो 1.45 ये होता है डेसिमल नंबर, यानी जिसमें दो पार्ट्स होता है। एक पार्ट है होल नंबर, यहाँ पर वो 1 है, और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पर वो 45 है, जो डेसिमल पॉइंट से सेपरेटेड है। इन्हें कहते हैं डेसिमल। तो सेम जैसे हमने नंबर्स के लिए सेल्स में डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया वैसे ही हम यहाँ करेंगे। तो पहले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ अलाउ के बॉक्स में डेसिमल सेलेक्ट करेंगे। डेटा के बॉक्स में क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। इन सभी क्राइटेरिया के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं बिटवीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स मैंने सेलेक्ट किया उनमें मैं या मेरे टीम के मेंबर्स सिर्फ 1.0 और 10.00 के बीच के ही डेसिमल नंबर्स एंटर कर पाएँ। ओके पर क्लिक करें। अब अगर मैं 1.0 से स्मॉल डेसिमल नंबर टाइप करता हूँ, लेट्स से 0.5, एंटर दबाएं। देखिए हमें एरर्स हो रहा है। हम रीट्राई पर क्लिक करेंगे। अब हम 2.5 टाइप करते हैं, एंटर।
तो देखिए 2.5 को सेल्स ने ले लिया क्योंकि ये डेसिमल नंबर 1.0 और 10.00 के बिटवीन में आता है। ऐसे ही आप बिटवीन के अलावा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से अदर कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट। डेटा वैलिडेशन के हेल्प से आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे कोई अन्य यूजर इन सेल्स में सिर्फ उन्हीं लिस्ट के आइटम्स को ही एंटर कर पाएगा। इसे और से अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट कर लें जिनके लिए आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें, अलाउ बॉक्स में लिस्ट सेलेक्ट करें। अब यहाँ सोर्स बॉक्स में आपको अपनी लिस्ट के आइटम्स एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रोसरीज आइटम्स की लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं उन आइटम्स को टाइप करूँगा। ब्रेड, मिल्क, राइस, ऑयल, एग्स और फ्रूट्स। ऐसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी लंबी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप टेक्स्ट की जगह नंबर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखती है कि ये जो लिस्ट आइटम्स हैं ये कॉमा से सेपरेटेड हो। लिस्ट क्रिएट कर लेने के बाद की पर क्लिक करें। अब देखिए आप जैसे ही उन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपको सेल के आगे एक ड्रॉप डाउन एरो शो होता है जिस पर आप क्लिक करके क्रिएट की गई लिस्ट में से आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस लिस्ट के अलावा कुछ और इन सेल्स में एंटर करने की कोशिश करूं तो ये सेल्स उन एंट्रीज को नहीं लेंगे क्योंकि इनमें डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड है। नेक्स्ट हम डेट के लिए डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस लगाना सीखेंगे। तो इसके लिए सेल्स को सिलेक्ट करना है, फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें, अलाउ बॉक्स में है डेट सेलेक्ट करें। डेटा बॉक्स में आप रूल्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो सिमिलर ये बिटवीन की सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट डेट में 1/1/2020 और एंड डेट में 31/12/2020। ओके पर क्लिक करते हैं तो सेट किए गए रूल के हिसाब से हम इन सेल्स में 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच की डेट्स ही एंटर कर सकते हैं। चलिए टेक्स्ट लेंथ के लिए डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन लगाना सीखते हैं। तो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन फीचर पर क्लिक करेंगे, अलाउ बॉक्स में टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे, डेटा बॉक्स में बिटवीन ही सिलेक्ट करने दें। मिनिमम में हम 5 और मैक्सिमम में हम 10 एंटर कर देते हैं। ओके पर क्लिक करें। अब सेट किए गए रूल के हिसाब से मैं या कोई भी अन्य यूज़र इन सेल्स में 5 कैरेक्टर से छोटा और 10 कैरेक्टर से बड़ा बोर्ड टाइप नहीं कर सकता। अगर आपको रेस्ट्रिक्शंस क्लियर करनी है तो उन सेल्स को सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए, अब यहाँ नीचे क्लियर ऑल बटन पर क्लिक कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। डेटा एंट्री रेस्ट्रिक्शंस क्लियर हो जाएगी। पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इस पर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि पिवट टेबल है क्या और इसका इस्तेमाल हम किस कार्य के लिए करते हैं, यानी इसके यूजेस क्या है। पिवट टेबल एक्सेल के सबसे यूजफुल और पावरफुल फीचर्स में से एक है जिसका यूज करके आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अलग अलग तरीकों से समराइज कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा को समराइज करने से मतलब है कि हम पिवट टेबल की मदद से लार्ज डेटा में से किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालकर डेटा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब प्राप्त करते हैं। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही डेटा सेट में से आप क्विकली डिफरेंट रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये सेल्स डेटा है, ऑल्दो ये डेटा उतना बड़ा या अधिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन डेटा एनालिस्ट के तौर पर अगर आप काम करें या फिर किसी कंपनी की
फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है, तो वहाँ पर thousands of rows और कॉलम्स का डेटा हो सकता है। एनीवे, अब अगर मुझे इस सेल्स डेटा को समराइज करके ये रिपोर्ट बनानी है कि प्रत्येक सेल्स पर्सन ने टोटल कितने की सेल किए, या प्रत्येक कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट बिके हैं, कौन कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट बिके हैं, या सबसे अधिक सेल किस सेल्स पर्सन ने किया, ऐसे ही न जाने कितने तरह के सवालों के आधार पर मुझे इस डेटा को समराइज करना पड़ सकता है और इसकी रिपोर्ट्स बनानी पड़ सकती है। अब अगर मैं मैनुअली बिना किसी टूल की हेल्प के इसे करूँ तो इसमें मुझे बहुत अधिक समय लगेगा, साथ ही कितने ही फॉर्मूलाज का मुझे यूज़ करना पड़ेगा और उसमें मिस्टेक्स होने की भी संभावना है। लेकिन पिवट टेबल हमें अनुमति देता है कि हम लार्ज डेटा टेबल में से सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को निकाल पाए जो हमारे किसी सवाल का जवाब दे या फिर जिसकी हमें रिपोर्ट बनानी हो। इसे ही कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को समराइज करना। तो कुल मिलाकर पिवट टेबल हमें लार्ज डेटा को डिटेल में और क्विकली एनालाइज करने देता है या उसके बेसिस पर रिपोर्ट्स तैयार करने देता है। चलिए अब पिवट टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए पहले आपको अपने डेटा को इस तरह से रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करना होगा। और सबसे जरूरी चीज, हर कॉलम के लिए हेडिंग जरूर बनाए। जैसे ये प्रोडक्ट की लिस्ट है तो हमने इसकी हेडिंग बनाई है प्रोडक्ट, ऐसे ही प्रोडक्ट की कैटेगरी है तो हेडिंग है कैटेगरी। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक कॉलम के लिए आपको एक यूनिक और मीनिंगफुल हेडिंग क्रिएट करनी होगी, क्योंकि इन्हीं हेडिंग्स के बेसिस पर हम आगे डेटा को अलग अलग तरीकों से समराइज या एनालाइज करके देख सकते हैं और उसके आधार पर रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि आपकी डेटा सेट में कोई ब्लैंक रो या कॉलम नहीं होना चाहिए। जब आप डेटा को शीट में अच्छे से ऑर्गेनाइज करने और प्रत्येक कॉलम के लिए हेडिंग क्रिएट कर ले, तब आपको इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए डेटा को सेलेक्ट करें। याद रखें, अगर आपने अपने डेटा के लिए टाइटल भी क्रिएट किया है, जैसे हमारे केस में सेल्स डेटा टाइटल है, तो जब आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस टाइटल को सिलेक्ट नहीं करना है, आप सिर्फ हेडिंग्स और बाकी डेटा को ही सिलेक्ट करेंगे। अब इंसर्ट टैब में जाएं और टेबल कमांड पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। तो देखिए हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये सब आपको पिवट टेबल क्रिएट करने से पहले करना है। अब पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको इस टेबल में कोई भी एक सेल को सिलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब में ही टेबल्स ग्रुप में पिवट टेबल कमांड पर क्लिक करें। आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, यानी ये आपसे कह रहा है कि उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप एनालाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, और दूसरा है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो अगर आप इसी सीट में से डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, लेकिन अगर आपको डेटा सोर्स बाहर से लेना है तो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। चूँकि हमारा डेटा सोर्स इसी सीट में है तो हम पहले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करने देंगे। हालांकि एक्सेल आपके डेटा को ऑटो सिलेक्ट कर देता है, बस आपको ये चेक करना है कि आपकी पूरी टेबल या रेंज हाईलाइटेड है या नहीं। फिर इसी में नीचे दूसरा सेक्शन है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी सीट में आपको वो प्लेस चुनना है जहां पर आप पिवट टेबल रखना चाहते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आपको इसी सीट में पिवट टेबल रिपोर्ट देखती है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करें और वो लोकेशन सिलेक्ट करें, फिर ओके पर क्लिक करें। क्योंकि हम न्यू शीट में पिवट टेबल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम न्यू वर्कशीट ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए शीट 2 में ब्लैंक पिवट टेबल क्रिएट हो गई है और शीट 1 में वो डेटा है जिसके लिए हम पिवट टेबल रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ लिखा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, यानी डेटा को समराइज करके तो अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में से फील्ड्स को चेक। तो ये राइट साइड में पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है जिसमें ये सबसे ऊपर फील्ड्स सेक्शन है जिसमें ये फील्ड नेम आपको दिख रहा है। फील्ड नेम और कुछ नहीं, आपकी टेबल हेडिंग्स है, जैसे
ऑर्डर आईडी, डेट, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट एंड So सो on. ऑन। ये एरिया सेक्शन है जहाँ पर फिल्टर्स, रूल्स, कॉलम्स और वैल्यूज एरिया दे रहे हैं। ऑल्दो अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या है, बल्कि आप सोच रहे होंगे ये कैसे पिवट टेबल है। सो यहाँ से बेसिकली आप उस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं जिन्हें आप अपनी पिवट टेबल में शामिल करना चाहते हैं, और यहाँ आप उन फील्ड्स को अरेंज और रीअरेंज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस सीट में ये पता करना चाहता हूँ कि प्रत्येक सेल्स पर्सन ने टोटल कितने की सेल किया। अब अगर मैं बिना पिवट टेबल के ये जानना चाहूँ या इसकी एक रिपोर्ट बनाना चाहूँ, तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रत्येक सेल्स पर्सन ने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे हैं, उनकी प्राइस क्या है, और फिर उसका टोटल निकालना पड़ेगा, जो एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन यही काम हम पिवट टेबल के ऐप से कितनी आसानी से करते हैं, देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको फील्ड्स सेक्शन में सेल्स पर्सन फील्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, वो नीचे रोज एरिया में ऐड हो जाएगा। डिफॉल्ट रूप से इस समय अगर आप एक नॉन न्यूमेरिक फील्ड, यानी किसी ऐसे फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर्स नहीं है, उसकी जगह टेक्स्ट हो सकता है या फिर किसी और टाइप का डेटा, लेकिन होगा नॉन न्यूमेरिक, तो वो फील्ड रोज एरिया में ऐड हो जाएगा। स्क्रीन सेलेक्ट करते ही लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ आपको सभी सेल्स पर्सन के नाम रो में दिखाई दे रहे हैं। सेल्स पर्सन के नाम रो में इसीलिए डिस्प्ले हुए हैं क्योंकि ये फील्ड रो एरिया में ऐड है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से उठाकर कॉलम में एरिया में रख दूँ, तो सेल्स पर्सन के नेम कॉलम में डिस्प्ले होने लगेंगे। आमतौर पर आपको इन्हें रो में ही रखना है, यही रिकमेंडेड है। सेल्स पर्सन के नाम तो पिवट टेबल में आ गई। अब चूंकि हमें ये देखना है कि प्रत्येक सेल्स पर्सन ने टोटल कितनी की सेल की, तो उसके लिए हमें अमाउंट वाले फील्ड को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ही हम इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, ये फील्ड वेन्यूज एरिया में ऐड हो जाता। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जिन भी फील्ड्स में न्यूमेरिकल डेटा यानी नंबर्स होंगे, वह वैल्यूज एरिया में ऐड होगा। चूँकि अमाउंट वाले फील्ड में न्यूमेरिक डेटा है, इसीलिए वह वैल्यूज एरिया में ऐड हुआ। हालांकि आप माउस से ड्रैग करके भी फील्ड्स को डिफरेंट एरिया में रख सकते हैं। ड्रैग कैसे करना है? आपको उस फील्ड के ऊपर माउस कर्सर को ले जाना है जिसे आप ड्रैग करना चाहते हैं। फिर लेफ्ट क्लिक करें और बटन को दबाए रखिए। अब ड्रैग करके उस सेक्शन में ले जाएं जहां आप इसे रखना चाहते हैं, और फिर माउस के बटन को छोड़ दें। अब यहाँ पिवट टेबल में देखिए, हमें प्रत्येक सेल्स पर्सन का नाम और उसने टोटल कितने की सेल किया है वो अमाउंट यहाँ शो हो रहा है, और तो और ग्रैंड टोटल भी शो हो रहा है। तो सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही हमें ये पता चल गया कि प्रत्येक सेल्स पर्सन या सेल्समैन ने टोटल कितने की सेल किए। चलिए अब आपको पिवट टेबल का एक मैजिक और दिखाते हैं। अब मुझे ये तो पता चल गया कि प्रत्येक सेल्स पर्सन ने कितने की सेल की, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभिषेक नई जो टोटल सेल की, उसमें उसने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे और उनकी प्राइस क्या थी, तो मुझे सिर्फ अभिषेक के अमाउंट पर डबल क्लिक करना है। मुझे अभिषेक के द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट की लिस्ट के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी, जैसे कौन सी डेट को प्रोडक्ट बेचा, उनका अमाउंट, कितनी यूनिट बेची, ये सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही आप दूसरे सेल्स पर्सन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस तरह से तो आपने डेटा को एनालाइज कर लिया, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं या रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आपको पहले एग्जिस्टिंग फील्ड्स को रिमूव करना होगा। किसी फील्ड को एरिया सेक्शन से हटाने के लिए या तो आप यहाँ से उस फील्ड को अनसेलेक्ट कर दें, ऐसे भी वो रिमूव हो जाएगा, या फिर आप ड्रैग करके उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो भी वो रिमूव हो जाएगा। अगर कभी आप पिवट टेबल से बाहर किसी सेल में क्लिक कर दे, तो पिवट टेबल फील्ड स्पेन हट जाता है। उसे वापस लाने के लिए आपको शीट में पिवट टेबल एरिया पर क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप क्लोज बटन पर क्लिक करके इस पिवट टेबल फील्ड पेन को क्लोज कर देते, तो ऐसे में पिवट टेबल एरिया पर क्लिक करने से भी आपको पिवट टेबल फील्ड पेन शो नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको पिवट टेबल एनालाइज टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे राइट साइड में मौजूद शो ग्रुप मेड
फील्ड लिस्ट कमांड पर क्लिक करें। पिवट टेबल फील्ड पैन वापस शो होने लगेगा। हालांकि पिवट टेबल एरिया में राइट क्लिक करके फिर शो फील्ड लिस्ट पर क्लिक करने से भी पिवट टेबल फील्ड पैन वापस शो होने लगेगा। अगर आपको पिवट टेबल फील्ड पैन का व्यू चेंज करना है तो आप इस टूल बटन पर क्लिक करें और किसी दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। तो ये कुछ चीज़ें पिवट टेबल यूज़ करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट मुझे कैटेगरी के पीसेस पर अमाउंट का टोटल निकालना है, यानी जितनी भी स्मार्ट वॉच बेची उसका टोटल अमाउंट क्या है, ईयरबड्स का टोटल अमाउंट क्या है, ऐसे ही बाकी कैटेगरी के प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फील्ड सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी को सिलेक्ट करें। तो कैटेगरी आ चुकी है। अब हम अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए प्रत्येक कैटेगरी का अमाउंट भी आ चुका है और उनका ग्रैंड टोटल भी हमें मिल गया है। तो इतना आसान है पिवट टेबल का इस्तेमाल करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इतने ईजिली और क्विकली समराइज करना और एक ही डेटा सेट की अलग अलग तरीकों से रिपोर्ट तैयार करना। अब अगर मैं किसी भी कैटेगरी के अमाउंट पर डबल क्लिक करूं तो देखिए मुझे उस कैटेगरी के अंदर बिके सभी प्रोडक्ट की लिस्ट और उनका इंडिविजुअल प्राइस शो हो जाएगा। साथ ही उस प्रोडक्ट को किसी सेल्स पर्सन ने बेचा है उसका नाम भी मुझे पता लग जाएगा। तो जब मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करके एक डेटा सेट को डिफरेंट वे में समराइज या एनालाइज कर सकते हैं या डिफरेंट रिपोर्ट्स बना सकते हैं, तो उसका मतलब इन्हीं सब चीज़ों से था। अब चलिए एक काम और करते हैं। मैं ब्रांड फील्ड को ग्रे करके फिल्टर एरिया में रख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ब्रांड फिल्टर ऐड हो चुका है। चलिए इस डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। अब इस फिल्टर का यूज़ करके मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स का टोटल अमाउंट बता सकता हूँ। तो देखिए इसने मुझे बता दिया कि एप्पल ब्रांड के अंदर 2 प्रोडक्ट कैटेगरी है और प्रत्येक कैटेगरी का सम अमाउंट क्या है, और अमाउंट पर डबल क्लिक करके मैं फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। इसके अलावा मैं 2 डायमेंशनल पिवट टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? तो चलिए मैं कॉलम एरिया में सेल्स पर्सन फील्ड को टैग करके रखता हूँ। तो देखिए हमें रो में प्रोडक्ट की कैटेगरी शो हो रही है और कॉलम में सेल्स पर्सन के नेम। तो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल पिवट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप पिवट टेबल का यूज़ करके अपने डेटा को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं और उसकी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी हम अमाउंट फील्ड को वैल्यूज एरिया में ड्रैग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अमाउंट को जोड़ लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल आपके डेटा को समराइज करता है आइटम्स के अमाउंट पर सम फंक्शन लगाकर। इसीलिए अमाउंट फील्ड को वैल्यूज एरिया में ड्रैग करने पर हमें अमाउंट का टोटल प्राप्त हुआ। लेकिन एक्सेल में आप सम के अलावा काउंट, एवरेज, मैक्स और मेन फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे? सम ऑफ अमाउंट कॉलम के अंदर किसी भी सेल पर क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें और समराइज वैल्यूज बाय ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब यहाँ देखिए कई सारे फंक्शन दे गए हैं। चलिए मैं काउंट फंक्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्योंकि काउंट फंक्शन का उपयोग आमतौर पर नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए किया जाता है, इसीलिए यहाँ हमें प्रत्येक सेल्स पर्सन द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट की संख्या शो हो रही है, जिसमें अभी से 9 प्रोडक्ट बेचे हैं। हम इतने 9 कितने 9 और 13 ऑफ ज़्यादा 11 और टोटल 54 प्रोडक्ट की सेल हुई है। अगर आपको पता करना है कि कीर्ति ने वो 9 प्रोडक्ट्स कौन से बेचे तो उसके प्रोडक्ट नंबर पर डबल क्लिक करें तो आपको उससे रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अदर एक्सेल फंक्शंस एवरेज, मैक्स और मिन का यूज़ अपने डेटा को एक डिफरेंट वे में समराइज करने के लिए कर सकते। ऑल्सो आप समराइज्ड डेटा को पिवट चार्ट की हेल्प से कंपेयर भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्स पर्सन के सम ऑफ अमाउंट को कंपेयर करना है, तो इस पिवट टेबल की किसी एक सेट को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट टैब में जाइए और चार्ट्स ग्रुप के अंदर
pivot chart कमांड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप ऑन डिफरेंट pivot charts में से चूज कर सकते हैं। फिर ओके पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप प्रोफेशनली अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो जैसे आप pivot table क्रिएट करते हैं तो डू न्यू टैब आपको रिबन में शो होने लगती है। pivot table एनालाइज और डिज़ाइन टैब। यहाँ आपको कई सारे ग्रुप और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिनको उपयोग करके आप pivot table को डिज़ाइन और उसे और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर pivot table को डिलीट करना है तो इसके कई तरीके हैं। एक तो उस शीट को ही डिलीट कर दीजिए जिस पर वह पर्टिकुलर pivot है। उस शीट पर राइट क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन डिलीट कमांड, देन अगेन क्लिक ऑन डिलीट बटन। सो कंप्लीट एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें एंड इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखें।